हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 विच टॉक्स अबाउट रेस जुडिकाटा। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रीलिम्स में भी ये आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और मेंस में भी आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 11 की डायरेक्ट को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा मीन्स adjudged और decided, and together it means a matter adjudged। रेस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा का मतलब होता है एडजज और या फिर डिसाइडेड। एंड जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तब बनता है ए मैटर एडजज। एक मैटर है जो एडजज हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, द थिंग हैज बीन जज्ड बाय द कोर्ट। द इश्यू बिफोर अ कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट एंड बिटवीन द सेम पार्टीज। Hence, the court will dismiss the case as been decided by the another court। इस बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें कि अगर कोई भी इश्यू है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी दूसरे कोर्ट में, उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में, तो कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देगी उस केस को जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी दूसरे कोर्ट में। रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लीगल सिस्टम। रेस जुडिकाटा जो है वो सिविल लीगल सिस्टम और क्रिमिनल लीगल सिस्टम दोनों पर ही अप्लाई होता है। नो सूट विच हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइड इन अ फॉर्मल सूट कैन बी ट्राइड अगेन। कोई भी सूट, यानी कि जो सूट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राइड करता है किसी फॉर्मल सूट में, उसका ट्रायल नहीं हो सकता है। कोई सूट है जिसका ऑलरेडी फॉर्मल सूट में ट्रायल हो चुका है, उसका दूसरा दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता है। The principle of res judicata seeks to promote the fair administration of justice and honesty and to prevent the law from abuse। जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा वो प्रमोट करता है किसको? एक फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एंड ऑनेस्टी को, और प्रिवेंट द लॉ फ्रॉम एब्यूज, और लॉ फ्रॉम एब्यूज से रोकता है। The principle of res judicata applies when a litigant attempt to file a subsequent lawsuit on the same matter after having received a judgment in a previous case involving the same parties। ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा उन पर अप्लाई होता है, उन सूट पर अप्लाई होता है जो अटेम्प्ट करते हैं सब्सिक्वेंट लॉ सूट को उन्हीं सेम मैटर पर जो ऑलरेडी जिसका जजमेंट आ चुका है और उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में। इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन है जिसने लॉ सूट फाइल किया था, ठीक, उसने लॉ सूट फाइल किया था, उसका सेम टाइटल वही था, सेम कॉज ऑफ एक्शन जो है जो उसने ए कोर्ट में फाइल किए थे वही उसने बी कोर्ट में जाके फाइल करे थे, और वो ऑलरेडी उसका डिसीजन आ चुका है। तो जो सूट पहले फाइल किया था वो सूट हुआ फॉर्मल सूट, और जो बाद में जो सूट फाइल किया जा रहा है हो नहीं सकता लेकिन किया जा रहा है, उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट लॉ सूट। The doctrine of the res judicata means the matter is already judged। जो डॉक्ट्रिन ऑफ द रेस जुडिकाटा जो है इसका मतलब है एक मैटर है जो ऑलरेडी जज हो चुका है, यानी डिसाइड हो चुका है। इट मीन्स दैट नो कोर्ट विल हैव द पावर टू ट्राई एनी फ्रेश सूट और इश्यूज विच हैज बीन ऑलरेडी सेटल्ड इन द फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। इसका मतलब है कि कोई भी कोर्ट के पास में पावर नहीं है कि वो ट्राई करे किसी भी फ्रेश सूट को या उन इश्यूज को जो ऑलरेडी सेटल्ड यानी कि डिसाइड हो चुके हैं उस फॉर्मल सूट में और उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में। ऑल्सो द कोर्ट विल नॉट ट्राई द सूट्स एंड इश्यूज बिटवीन दूस पार्टीज। ऑल्सो जो कोर्ट जो है उसके वो ट्राई नहीं कर सकता उन सूट्स को एंड उन इश्यूज को जो उन्हीं पार्टीज के बीच में है, ठीक है, अंडर whom the same parties are litigating under the same title and matter are already being judged and decided by the competent court। जो सेम टाइटल है उस जो सेम पार्टीज के बीच में जो लिटिगेटिंग था, इनकी जो सूट जो किया गया था अंडर उसी सेम टाइटल का है, एंड वही मैटर है जो ऑलरेडी जज हो चुका है, इनकी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। When the court finds any suit or issues which has been already decided by the court and there is no appeal pending before in any court। जब कोई कोर्ट किसी सूट को या इश्यूज को ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है एक कोर्ट के द्वारा, तो देर कोई भी अपील पेंडिंग नहीं है
किसी भी कोर्ट के साथ में, तो जो कोर्ट के पास में पावर है कि वो उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे और रेस जुडिकाटा की डिग्री को ग्रांट कर दे. This doctrine is based on the premises that if the matter is already decided by the competent court, then no one has right to reopen it with the subsequent suit. ये doctrine जो है वो based है premises पे, that कि जो if the जो matter है वो already decide होना चाहिए किसी एक competent court में, तो किसी के पास में power नहीं है कि वो उसे reopen करा दे with the subsequent suit के साथ में. हम बात करते हैं उन 3 मैगजीन की जिससे जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा ओरिजिनेट हुआ था. फर्स्ट है नेमो डेविड लिस वेक्सरी प्रो ईडेम कोजा. इट मीन्स दैट नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड, एनॉयड, हरेस्ड और वेक्स्ड 2 times फॉर द सेम कॉज. इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार पनिश नहीं होना चाहिए. सेकेंड है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिश लिटियम. It means that it is in the interest of the state that there should be an end of litigation. इसका मतलब है कि स्टेट के इंटरेस्ट में लिटिगेशन का, सूट का एंड होना चाहिए. थर्ड है रे जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर. इसका मतलब है डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी एडजस्ट एज ट्रू. जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसे हमें एकदम ट्रू, एकदम करेक्ट मानना चाहिए. एक केस है Bhagat Ram versus State of Rajasthan, AIN 1972. In this case, the court held that once a person is acquitted or convicted by the competent criminal court of law, he cannot once again be tried for the same offence as it is barred by the doctrine of res judicata. इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी पर्सन एक्विटेड हो गया हो या कन्विक्टेड हो गया हो एक कम्पिटेंट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो उस पर्सन को उसका सेम ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल नहीं करवा सकते हैं दोबारा. ये रेस जुडिकाटा का जो डॉक्ट्राइन है वो उसको बार्ड करता है. सेक्शन 11 को पढ़ते हैं बेरक्की लैंग्वेज में. नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि कोई एक पर्सन है, ए मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसने सूट फाइल किया अगेंस्ट दी बी, ठीक है. कोई कॉज ऑफ एक्शन है, उनका सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो उन्होंने फाइल किया पहले सी कोर्ट में. ओके, वहाँ से जजमेंट पास हो गया, बट पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके जजमेंट से. ठीक, तो वो क्या करते हैं, जो वही पार्टीज इनकी ए एंड बी जो हैं वो दोबारा से सूट फाइल करती हैं एक डी कोर्ट में. तो वही सेम पार्टीज हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक, वो सूट फाइल करती हैं. तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो यहाँ पे बार्ड करता है, यानी कि रोकता है कि वो ये है यहाँ पर वो सूट फाइल नहीं कर सकती हैं. जो सूट पहले डिसाइड हो चुका है वो सूट हुआ फॉर्मर सूट, और जो वो सूट फाइल कर रहे थे दूसरे कोर्ट में वो होता सब्सिक्वेंट सूट. ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1. द एक्सप्रेशन former suit shall be denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto. अभी हमने समझा कि फॉर्मर सूट कौन सा होता है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है किसी कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा. ठीक है, तो वो सूट कौन सा हुआ, फॉर्मर सूट हो गया. Explanation 2. For this purpose of this section, the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to a right of appeal from the decision of such court. इस सेक्शन के पर्पस के लिए अब यहाँ पे क्या बात है कि कोर्ट की कॉम्पिटेंस की बात कर रहा है. ठीक है, क्या बोला है कि उस कोर्ट के डिसीजन से जो राइट ऑफ अपील का जो रिस्पेक्टिव प्रोविजन है उसको डिटरमाइन करता है कौन, कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट. ठीक है, बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 की. The matter above referred to must in the former suit must have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. जो फॉर्मर सूट में जो मैटर अब रेफर्ड किया गया है उसमें बात कर रहे हैं, तो किसी एक पार्टी द्वारा उसको अलिग किया गया हो, यानी कि किसी एक पार्टी द्वारा उस पर आरोप लगाए गए हों और दूसरी पार्टी द्वारा उसको डिनाई या एडमिट किया गया हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली.
एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। इसका मतलब है कि अगर कोई भी जैसे फॉर्मर सूट है उसमें जो उनका जो कॉज ऑफ एक्शन था उसमें कुछ इश्यूज थे, इनके कुछ ग्राउंड्स थे और डिफेंस के हों या अटैक के हों, ठीक है, कि डिफेंस के हों या अटैक के ग्राउंड्स हों, तो वो अराइज हुए हों या ना हुए हों, लेकिन हो सकते थे वो अराइज हो सकते थे, किए या नहीं किए वो मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो सकते थे। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इश्यूज जो हैं, वो जो ग्राउंड्स जो हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। तो कोई वो जो पार्टीज़ हैं उन इश्यूज़ के लिए दूसरे सूट फाइल नहीं कर सकती हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन 5 जो है, एनी रिलीफ claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of the section be deemed to have been refused। इसका मतलब है कि हमने जो प्लेंट में रिलीफ जो क्लेम की थी वो एक्सप्रेसली ग्रांटेड नहीं की गई है, वो एक्सप्रेसली जो डिग्री में एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं की गई है, तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये माना जाएगा कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 6, where person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all person interested in such right shall for the purposes of the section be deemed to claim under the person so litigating। इसका मतलब है कि वो भी लिटिगेशन फाइल की गई हो bona fidely, ठीक है, तो उसमें पब्लिक राइट के लिए प्राइवेट राइट, पब्लिक राइट के लिए या फिर प्राइवेट राइट के लिए, तो उसके जो बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो कॉमन पर्सन ने यानी खुद ने अपने लिए और बहुत सारे अदर्स हैं, तो उन सबको एक पार्टीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 7, ये जो प्रोविज़न है इस सेक्शन का वो ये बताता है कि जो रेस जुडिकाटा है वो डिक्री के एग्जीक्यूशन पर भी एप्लीकेबल होगा। एक्सप्लेनेशन 8 जो है, एन इश्यू हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ अ लिमिटेड जुरिसडिक्शन competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit। इसका मतलब है कि कोई भी सूट है जिसको सुन लिया और फाइनली डिसाइड कर दिया गया है एक लिमिटेड जुरिसडिक्शन के कोर्ट के द्वारा और वो कॉम्पिटेंट था कि वो डिसाइड कर सके उस सच इश्यू को, तो अगर वो पार्टी जो है दोबारा से अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल करती है तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा। ठीक, जैसे कि आप एक एग्जांपल के एग्जांपल के साथ समझिएगा, कोई ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने सी कोर्ट में सूट फाइल किया और उसने जो सूट फाइल किया था वो क्या था 10,000 रुपये का, तो और जो सी कोर्ट है उसकी भी लिमिट जो थी वो भी 10,000 रुपीज़ थी, तो इसका जो जजमेंट आ गया। अब बाद में ये जो प्रॉपर्टी थी 10,000 की, अब उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है, जैसे मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपये उसकी अगर वैल्यू हो गई और फिर बाद में अगर वो वही सेम पार्टी जो सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर कोर्ट में जाए और कहे कि वो जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंस नहीं थी, तो ये गलत होगा, तो इसीलिए वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ द रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11। ओके, बिफोर ग्रांटिंग अ डिग्री ऑफ द रेस जुडिकाटा फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। डिग्री जो है रेस जुडिकाटा की डिग्री को ग्रांट करने से पहले ये कुछ कंडीशंस से हमें पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए था, तो ये 5-6 कंडीशंस हैं, यानी मान लीजिए 6 एसेंशियल्स हैं, इनको समझते हैं। पहला है, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, वन फॉर्मर विच इज़ प्रीवियसली डिसाइडेड सूट एंड द अदर सब्सिक्वेंट सूट। 2 सूट होने चाहिए, पहला फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट। सेकेंड है, पार्टीज ऑफ द फॉर्मर एंड सब्सिक्वेंट सूट और द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ दैम क्लेम शुड बी द सेम। जो पार्टीज होंगी फॉर्मर सूट में और सब्सिक्वेंट सूट में, ठीक है, तो दोनों सेम ही होने चाहिए, जो क्लेम करेंगी पार्टीज वो दोनों पार्टीज सेम होनी चाहिए। थर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट शुड बी आइडेंटिकल और रिलेटेड टू द फॉर्मर सूट आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली। जो सब्जेक्ट मैटर होगा सब्सिक्वेंट सूट का ये आइडेंटिकली रिलेटेड होना चाहिए उस फॉर्मर सूट से, आइदर एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। फोर्थ है, द केस मस्ट बी फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, और जो केस है वो डिसाइडेड होना जरूरी है उन पार्टीज के बीच में। फिफ्थ है, द फॉर्मर सूट शुड बी डिसाइडेड विद द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। जो फॉर्मर सूट जो है वो डिसाइड होना चाहिए कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के कोर्ट के द्वारा।
6 है parties in the former as well as in subsequent suit must have litigated under the same title. जो parties हैं former suit में और जो subsequent suit में होंगी उनमें same title, उनकी जो suit जो फाइल किया जाएगा वो उसी same title में litigate किया जाना चाहिए, same title में suit फाइल किया जाना चाहिए. अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा की. ठीक है, क्या क्या एक्सेप्शन है जब रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. ठीक, फर्स्ट है जजमेंट इन ओरिजिनल सूट ऑब्टेन्ड बाय द फ्रॉड. If a court thinks that the judgment of former suit is obtained by the fraud, then the doctrine of res judicata is not applied. अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो जजमेंट दिया गया है फॉर्मर सूट में जो जजमेंट दिया गया है वो एक फ्रॉड के द्वारा दिया गया था, उसमें फ्रॉड हुआ है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. सेकंड है व्हेन प्रीवियस एसएलपी इज डिसमिस्ड. अगर व्हेन स्पेशली पिटिशन इज डिसमिस्ड विदाउट एडजुडिकेशन और डिसीजन देन रेस जुडिकाटा शुड नॉट बी अप्लाइड. फॉर ऑब्टेनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा द फॉर्मल सूट शुड बी डिसाइडेड फाइनली बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. जब कोई स्पेशली पिटिशन जो है डिसमिस कर दी गई है बिना एडजुडिकेशन के, बिना डिसीजन के, तो रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा के लिए फॉर्मल सूट का डिसाइड होना मतलब किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना चाहिए, तब जाके रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. ठीक, थर्ड है ए डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन. Section 11 will not be applied when there is a different cause of action in the subsequent suits. The court cannot bar a subsequent suit if it contains a different cause of action. Section 11 जो है वो अप्लाई नहीं करता है different cause of action को in the subsequent suits में. अगर कोई कोर्ट है वो जो कोर्ट है वो बार नहीं कर सकती किसी भी subsequent suit को जिसमें contains यानी कि जिसमें different cause of actions होते हैं. ठीक है. फोर्थ है when there is an interlocutory order. Interlocutory order is the interim order, decree or sentence passed by the court. A principle of the res judicata will be not applied when an interlocutory order is passed on the former suit. इसका मतलब है कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है वो इंटरिम ऑर्डर है, डिग्री या सेंटेंस पास करा जाता है एक कोर्ट के द्वारा. एक प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकाटा वो अप्लाई नहीं होगा इन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पे जो पास किए जाते हैं उन फॉर्मल सूट में. It is because in interlocutory order immediate relief is given to the parties and it can be altered by subsequent application and there is no finality of the decision. इसका मतलब है क्योंकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है एक इमीडिएट रिलीफ है जो पार्टीज़ को दिए जाते हैं और इसके जो एक सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन द्वारा इसको अल्टर किए जाते हैं और इसका कोई जो डिसीजन इसकी कोई फाइनलिटी नहीं होती है. 5 है वेवर ऑफ अ डिग्री ऑफ रेस जुडिकाटा. जो डिग्री ऑफ रेस जुडिकाटा है एक प्ली है बार में जो पार्टी जो है मस्ट वेव करती है इसको. इफ़ अ पार्टी डिडंट रेज द प्ली ऑफ द रेस जुडिकाटा देन द मैटर विल बी डिसाइडेड अगेंस्ट हिम. अगर कोई पार्टी जो है अगर रेज नहीं करती इस रेस जुडिकाटा की प्ली को तो जो है मैटर जो है उसके अगेंस्ट में डिसाइड हो जाता है. It is the duty of an opposite party to make the court aware about the adjudication of matter in former suit. ये ड्यूटी है ऑफ एन अपोजिट पार्टी की कि वो कोर्ट से अवेयर रहे उसके फॉर्मल सूट के एडजुडिकेशन, उस फॉर्मल सूट का जो मैटर है उसके एडजुडिकेशन से. इफ़ अ पार्टी फेल्स टू डू सो द मैटर इज डिसाइडेड अगेंस्ट द हिम. अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है तो वो मैटर जो है उसके डिसाइड हो जाएगा उसके अगेंस्ट में. 6 है कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड. व्हेन द फॉर्मल सूट इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट when the former suit is decided by the court who has no jurisdiction to decide the matter, then the doctrine of res judicata is not applied to the subsequent suit. जब कोई फॉर्मल सूट डिसाइड किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा जिसके पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस मैटर को डिसाइड करे तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है उस सब्सिक्वेंट सूट पर अप्लाइड नहीं होता है. 7 when there is a change in law. When there is a change in the law and new laws bring new rights to the parties, then such rights are not barred by section 11. जब कोई चेंज आता है लॉ में, कोई न्यू लॉज आते हैं न्यू राइट्स के साथ में, पार्टीज़ के न्यू राइट्स के साथ में, तो राइट्स हैं वो बार नहीं करते हैं उस सेक्शन 11 को. अब हम बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है रिट प्रोसीडिंग्स पर या नहीं. डज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज अप्लाइड टू द रिट प्रोसीडिंग्स. A writ has been defined in Article 32 and Article 226 of the Constitution of India. ये जो writ है वो डिफाइन की गई है Article 32 and Article 226 में Constitution of India के. Article 32 has given power to Supreme Court to issue writs, whereas same power is granted to High Courts in Article 226.
जो आर्टिकल 32 है, तो जो सुप्रीम कोर्ट पावर देता है कि उसको हम रिट्स को इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसी जगह आर्टिकल 226 जो है वो पावर देता है कि हम रिट इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट में। There are 5 types of writs: certiorari, mandamus, habeas corpus, prohibition and quo warranto। ये 5 writs होती हैं: certiorari, mandamus, habeas corpus, prohibition and quo warranto। Okay, on 22nd March 2019, the Honorable Supreme Court of India has reiterated that the principle of res judicata, as provided by Section 11 of the Code of Civil Procedure 1908, is applicable to writ petition as well। 22 मार्च 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिटरेटेड किया था कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का जो प्रोवाइड किया गया है सीपीसी के सेक्शन 11 में, वो एप्लीकेबल होगा रिट पिटिशंस पर भी। द कोर्ट कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन द रिट पिटिशन, बट इट इज नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू पास स्पीकिंग ऑर्डर। कोर्ट जो है कैन अप्लाई कर सकती है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को रिट पिटीशन में, बट लेकिन ये नेसेसरी होना चाहिए कोर्ट के लिए कि वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। द कोर्ट शुड गिव प्रॉपर रीजनिंग वेल अप्लाइंग द रेस जुडिकाटा। कोर्ट जो है एक प्रॉपर रीजनिंग देगी कि रेस जुडिकाटा अप्लाई क्यों हो रहा है, ठीक है। फॉर द रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई। हैबियस कॉर्पस की रिट के लिए जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होगा। बात करते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है ये पीआईएल, आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड्स एंड इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है या नहीं। Does the doctrine of res judicata can be applied to the PIL, arbitration and awards and in the income tax proceedings? एक केस है रूरल लिटिगेशन एंड entitlement केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। In this case, the court held that the doctrine of the res judicata cannot be applied in the cases of public interest litigation। इस केस में कोर्ट ने ये कहा जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई नहीं होता है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस में। एक और केस है केवी जॉर्ज वर्सेस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। In this case, the court held that plea of res judicata cannot be raised in the cases of arbitration and awards। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो रेज नहीं होती है आर्बिट्रेशन एंड रिवॉर्ड्स के केसेस में। थर्ड है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट बीन अप्लाइड इन द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई नहीं होता है। एक केस है बीएसएनएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस द कोर्ट हैड दैट द डिसीजन गिवन फॉर वन असेसमेंट ईयर डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो भी डिसीजन दिया जा रहा है एक असेसमेंट ईयर के लिए वो ऑपरेट नहीं है, वो डजंट ऑपरेट नहीं कर सकता रेस जुडिकाटा इन द सब्सिक्वेंट ईयर में। बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन क्या निकल कर आया, ठीक है। रेस जुडिकाटा इज द कंसेप्ट विच इज प्रिवेलेंट इन ऑल द जुरिसडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड। रेस जुडिकाटा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है पूरे विश्व के जुरिसडिक्शंस में। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा हैज़ बिकम वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन लीगल सिस्टम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का। Section 11 of the Civil Procedure Code 1908 state that court can apply res judicata when he thinks that matter is already decided by the former suit। तो सेक्शन 11 है सीपीसी का, वो ये बताता है कि कोर्ट जो है अप्लाई करेगी रेस जुडिकाटा को जब उसको लगता है कि जो मैटर है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है फॉर्मर सूट में, ठीक है। दिस डॉक्ट्राइन इज नॉट ओनली अप्लाइड टू द सिविल कोर्ट्स बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड द अदर लेजिस्लेशन इन इंडिया। ये डॉक्ट्राइन जो है वो सिर्फ सिविल कोर्ट्स पर ही नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड अदर लेजिस्लेशंस में भी लागू होता है इंडिया में। द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनलिटी ऑन विच प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा लाइज इज द मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो प्रिंसिपल है फाइनलिटी का, जो प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा का, वो मैटर जो है ऑफ पब्लिक पॉलिसी का है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज टू प्रिवेंट मल्टीपल judgments and protect the rights of other party by restricting the plaintiff to recover the damages twice from the defendant on the same injury। ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकाटा ये प्रिवेंट रोकता है उन मल्टीपल जजमेंट्स को एंड प्रोटेक्ट करता है उस अदर पार्टीज के राइट्स को जो रेस्ट्रिक्ट करी जाती है उस प्लेंटिफ द्वारा, रिकवर करता है उन डैमेजेस को जो 2 बार दिए जाएंगे उस डिफेंडेंट को उसी सेम इंजरी के लिए। Thank you so much for watching my video. If anybody have any queries regarding my videos, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you and keep sharing my videos to your friends and also to subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।